नमस्कार दोस्तों, जी की अड्डा चपराना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? तैयार हो जाओ। अब हमने जंग के मैदान में उतर चुके हैं। प्यारे लालो, राजस्थान की कला संस्कृति में हम लोग बेसिक चीजें पढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूँ। काफी लंबा समय निकल गया, काफी लंबे समय से कोई भर्तियां नहीं है। विद्यार्थियों के मन में एक जहन होता है कि भाई तैयारी करें तो किसकी करें। प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर सीईटी, यदि सीईटी आपका क्लियर है तो आने वाली भर्तियों में आप लोग उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जो पिछला सीईटी हुआ था उसको बच्चों ने हल्का लिया था। परिणाम 2 साल तक बच्चे बैठे रहे। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो सीईटी 2024 है, सीईटी 2024 है, इसका जो एग्जाम है अक्टूबर और सितंबर के महीने में। तो दोस्तों, इस बार आपको सीईटी को हल्के में नहीं लेना है। जब तक हम लोग राजस्थान जीके और इंडिया जीके अड्डा चपराना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूरा सिलेबस क्लियर कर लेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो इसी के साथ में हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग दुर्गों का समान परिचय पढ़ रहे थे दोस्तों। दुर्गों का समान परिचय चल रहा था। यदि बात करूं राजस्थान में दुर्ग जो हमने पढ़ती है ना, तो अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां बताई जाती है। अलग अलग श्रेणियां बताई जाती है। जैसे सुनना, सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति है। कौन सी स्मृति? मनुस्मृति। इस मनुस्मृति में दुर्गों की 6 श्रेणियां बताई गई है। ध्यान से सुनना दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत यही से होती है। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं, कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई गई है। कितनी श्रेणियां दोस्तों? 4 श्रेणियां। क्लियर? इसी के बाद हम लोग बात करें विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार दुर्गों की 6 श्रेणियां बताई गई है। और शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई गई है। ध्यान से सुनना दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत यहीं से होती है। हम लोगों ने देखा दुर्गों की श्रेणियां। मनुस्मृति में दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई जाती हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक में दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई गई हैं। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार दुर्गों की 6 श्रेणियां बताई गई हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई गई हैं। साथ ही
किसके अनुसार है? शुक्र नीति के अनुसार। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों शुक्र नीति में। ध्यान से सुनो, शुक्र नीति में दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई गई है। कितनी श्रेणियां? 9 श्रेणियां बताई गई। पहले आपको श्रेणियों के नाम याद करने, देखो अभी की अभी मैं आपको पूरा क्लियर करवाऊंगा चीजें। चलो ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने आपके सामने श्रेणी का नाम लिखा दोस्तों धान। क्लियर? इसके बाद में एक श्रेणी का नाम लिखा मैंने पारिक। पारिक एक ऐसा ही मिलता हुआ शब्द है, एक लिखा पारित। इसके बाद हम लोग चलते एक श्रेणी बढ़ते एरन। ऐसे हम लोग आगे बात करें, एक श्रेणी बताएगी इससे गिरी। कौन सी? गिरी। इसके अलावा यदि बात करें एक श्रेणी वो कौन सी बताई गई है? वन। इस वन श्रेणी के अलावा एक श्रेणी आपको याद रखना जल। एक श्रेणी याद रखोगे सहाय। और बच्चों लास्ट में एक श्रेणी रहती है, उसका नाम है सैन्य। मैंने आपको केवल अभी तक नाम बताया। दोस्तों आजकल प्रश्नों की प्रकृति इस प्रकार होती है, यहां पर मैंने आपको शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणी बताई है। आजकल प्रश्न पूछा जाता है, एक साइड में तो श्रेणी दे देता है और उसकी विशेषता पूछ लेता है, या किसी दुर्ग का नाम दे देगा, पूछ लेगा अधोलिखित में से ये दुर्ग किस श्रेणी में रखा जाता है। जितना कंपटीशन बढ़ रहा है उतना ही प्रश्नों की प्रकृति प्यारे लाडलो बढ़ती जा रही है। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले चर्चा करूंगा धान मन की। जैसे ये धान मन क्या होता है, गौर से सुनना प्यारे लाडलो। जो धान में शब्द है, धान रटना नहीं, धान का शाब्दिक अर्थ होता रेत। तो याद करना, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर रेत के बड़े बड़े टीले हो। रेत के बड़े बड़े टीले हो। और वे सभी दुर्ग कौन सी श्रेणी में रखे जाएंगे दोस्तों? धान श्रेणी में रखे जाएंगे। क्लियर? चलो अगली श्रेणी बोलो कौन सी है? पारिक। देखो गजब तरीके से याद करो। एक श्रेणी लिखी मैंने आपके सामने पारिक, रटना नहीं है बच्चों। देखो दोनों एक जैसे शब्द है, केवल खे का और भय का अंतर है बच्चों। अब इनको याद कैसे करना? बड़ा ठंडा है, बड़ा चक्कर पड़ता है दोस्तों, आते आते भी प्रश्न गलत हो जाता है, तो गलत नहीं करना उनको। ओके, तो कैसे बनेगा दोस्तों? खाई। क्या बनेगा? खाई। तो याद करना, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी गहरी क्या हो? खाई हो। और ऐसे दुर्ग को किस में रखा जाएगा? पारिक। जिसे आपको याद होगा भरतपुर का लोहागढ़ किला। कौन सा किला? लोहागढ़। उसके चारों ओर खाई खाई बनी है, तो उसकी श्रेणी कौन सी हो जाएगी? पारिक। आगे हम लोग जितना भी दुर्ग पढ़ेगा, अभी हमारा बेसिक चल रहा है, तो हर एक दुर्ग में हम लोग श्रेणी पढ़ेगा। क्लियर? अभी हम लोग केवल बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, तो घबराना नहीं, एक बिंदु भी नहीं छूटेगा, विश्वास रखें। एक लिखा पारिक। जैसे एक दुर्ग है, इस दुर्ग के बाहर परकोटा द्वार बना है। क्या बना है? परकोटा। तो यहां से प्रश्न क्या बनेगा? ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी
जैसे सुनना, उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूं, जैसलमेर दुर्ग, कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग के चारों परकोटा बना है। बच्चों ये परकोटा है ना, इसका आकार घाघरा जैसा है बच्चों, ध्यान से सुनना, घाघरा जैसा। और आपको याद है घाघरा कमर में पहना जाता है बच्चों, कमर में। बहुत अच्छा बिंदु बता रहा हूं। तो आप लोगों से पूछ सकता है जैसलमेर दुर्ग का जो दोहरा परकोटा है, डबल परकोटा है, उसको कमरकोट के नाम से जानते हैं बच्चों, कमरकोट के नाम से। क्लियर है? ऐसी में आपसे कहूं, गागरोन दुर्ग पढ़ते हैं लोग, गागरोन, और गागरोन दुर्ग के बाहर भी परकोटा बना है। और जो गागरोन दुर्ग का जो परकोटा है बच्चों, उसको जानलेवी परकोटा कहते हैं। कितनी गजब की बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, जानलेवी परकोटा कहा जाता है। क्लियर? तो पारित का मतलब ऐसा दुर्ग है जिसके चारों क्या हो, परकोटा। जैसे जैसलमेर की बाहर परकोटा बना है, इसको कमरकोट कहते हैं। गागरोन के बाहर परकोटा बना है, इसको जालिम परकोटा कहते हैं। क्लियर? अगली श्रेणी आती है एरन। बोलो कौन सी? एरन। एरन का मतलब क्या है? एरन का मतलब समझना, ऐसा दुर्ग जिसके रास्ते में कांटे, खत्तर और झाड़ी। ऐसा दुर्ग जिसके रास्ते में कांटे, खत्तर, झाड़ी हो। मतलब सीधी सी बात है, यदि तीनों विशेषता मिलती है, ये तीनों विशेषता आपको उस दुर्ग में मिलेगी, तो उसी दुर्ग को एरन श्रेणी में रखा जाता है। जब तीनों विशेषता आपको मिलेंगी, तो सीधी सी बात है प्यारे साथियों, उस दुर्ग के रास्ते को चलने में अति कठिनाई पैदा करनी होती है। समझना? तो ऐसा दुर्ग जिसके रास्ते में कांटे, खत्तर, झाड़ी हो। जैसे आपको याद होगा रणथंभौर दुर्ग, आपको कांटे भी मिलेंगे, झाड़ियां भी मिलेंगी, खत्तर भी मिलेंगे। ठीक है ना? दुर्गम रास्ता है, कैसा? दुर्गम। कैसा रास्ता है? दुर्गम रास्ता। ओके, सुनो अगली श्रेणी, गिरी। ये गिरी क्या होता है? गिरी से तो स्पष्ट समझ रहे हो, जो पूछेगा एग्जाम में तो इन्हीं से संबंधित पूछेगा। मैंने आपके सामने जो शुरू में 4 श्रेणियां बताई है ना, प्रश्न यही से पूछता है। बाकी जो मैंने आपके सामने जो श्रेणियां लिखी है ना, इनके केवल आप लोग शब्दों से समझोगे, केवल शब्दों से समझ में आ जाएगा, इनमें याद करने का कुछ भी नहीं है। जो आप लोग जिन शब्दों से अनभिज्ञ होना, ये शब्द मैंने आपको पहले करवा दी। ठीक है ना? जैसे धान मन रेत के ढीलों में, पारिक में खासे खाई होगी चारों ओर। ठीक है ना? पारित में परकोटा होगा, एरन में कांटे, खत्तर, झाड़ी होगी। बस ये याद करना है, बाकी तो सभी जानते हो। गिरी का मतलब ऐसा दुर्ग है जो पहाड़ी पर बना हो। अरे सभी जानते हैं गिरी का मतलब पहाड़ी पर होगा या पर्वत पर होगा या कोई पठार पर होगा। क्लियर? एक बात याद है, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग पहाड़ी पर ही बने हैं भैया। सबसे ज्यादा दुर्ग पहाड़ी पर बने। ठीक है ना? तो याद करना गिरी श्रेणी। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कौन सी श्रेणी में रखे जाते हैं दोस्तों? गिरी श्रेणी में। ये भी आप लोगों को अपने नोट्स में ऐड करना साथ ही साथ में। क्लियर? वन का मतलब ऐसा दुर्ग जो जंगल में बना होगा। अरे क्या याद करना, केवल शब्दों से पता चल रहा है। जल राशि ऐसा दुर्ग जो किसी नदी के मुहाने पर हो, नदियों के मुहाने पर बना हो, नदियों के संगम पर बना हो, ऐसा दुर्ग किस मायने का? जल श्रेणी में। जैसे कई सारे जल दुर्ग, गागरोन है, शेरगढ़ है, भैंसतोड़गढ़ है, हम लोग आगे पढ़ेंगे एक दुर्ग, उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है ना? अब सुनना, सहायक
आगे चलते हैं दोस्तों। केवल बेसिक बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, दुर्गों का केवल बेसिक टॉपिक चल रहा है, अभी हम किसी दुर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। अब सुनो, मैं कुछ शब्दावली की बात कर रहा हूं दोस्तों, दुर्गों से संबंधित कुछ शब्दावली की बात कर रहा हूं। और भैया इसको तो आपको भेजे में बैठा लेना। देखो मैं बहुत गजब की बातें बता रहा हूं, बहुत अच्छे सवाल हो सकते हैं यहां से। शब्दावली दोस्तों, मैं आपके सामने एक शब्द लिखा मगरबी, साथ ही साथ में भेजे में बैठा लेना मगरबी। ये मगरबी क्या है? ये मगरबी किसके काम आती थी? भैया पहली बार पढ़ रहा, हम लोगों ने कभी नाम तक नहीं सुना इसका, मगरबी का ये क्या है? तो याद रहे, मगरबी जो है ना, एक ऐसा यंत्र होता था, ऐसा यंत्र जिससे ज्वलनशील पदार्थों को फेंकने के काम आता था। क्लियर? तो मगरबी ऐसा यंत्र होता था जिसमें ज्वलनशील पदार्थों को फेंकने के काम आता था। क्लियर? ऐसे सुनो, मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं भाई, साबात। शाबाश नहीं है, साबात। ये क्या होता है बच्चों? साबात क्या होता है बताओ? अरे कमेंट करके बताओ भाई, शाबात क्या होता है? तो याद रहे, चमड़े से बना, चमड़े से बना चबूतरा। दुर्ग के बाहर चमड़े से बना चबूतरा क्या कहलाता था? शाबात कहलाता था दोस्तों, शाबात। क्लियर? तो मैंने आपके सामने दो शब्दावली लिखी, एक तो मगरबी और एक शाबात। मगरबी एक ऐसा यंत्र होता था जिससे ज्वलनशील पदार्थों को फेंकने के काम आता था। शाबात दुर्ग की बाहर चमड़े का बना एक चबूतरा होता था दोस्तों। क्लियर? चलो आगे ध्यान से सुनो, मैं आपके सामने कुछ तोपों की चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। तोप विशेष, बहुत गजब का प्रश्न पड़ेगा। तोप आगे दौड़ में पढ़ेंगे, वहां पर बहुत सारी तोपें पढ़ेंगे हम लोग अलग अलग तोपों में। तो सुनना, जिस तोप का नाम लिखा मैंने आपके सामने, देखो नरनाल। कौन सी तोप? नरनाल। नरनाल ये कैसी तोप होती थी बच्चों? एक का नाम लिखा मैंने गज्जेनाल, ध्यान से सुनना, गज्जेनाल। और एक का नाम लिखा बच्चों शूतरनाल। तो नाली नाल, तीन नाल याद करने बच्चों। बच्चों तीन नाल याद करनी, तीन नालों के नाम याद करने हैं, और अभी की अभी पूरा क्लियर होगा। तो दोस्तों सभी जानते हो नर नाम, नर का मतलब आदमी, मानव। तो मानव के कंधों पर, मानव के कंधों पर रख कर चलाई जाने वाली तोप, चलाई जाने वाली तोप बच्चों उसको क्या कहते थे? नरनाल कहते थे। रखना ही नहीं भाई, नर से पता चल रहा है, मानव के कंधों पर रखकर चलाई जाने वाली तोप। बस सुनो, अगली नाल है गजनाल। गज का मतलब है
हाथी, तो सीधी सी बात है, हाथी पर रखकर, हाथी पर रखकर चलाई जाने वाली तोप, चलाई जाने वाली तोप, चलाई जाने वाली तोप। तो नर का मतलब तो क्या हो गया, मानव की कंधों पर रखकर चले जाने वाली तोप। गज का मतलब क्या हो गया, हाथी पर रखकर चले जाने वाली तोप। अब एक और सूतर नाल, ये बच्चों अटपटा सा लगता, तो याद रखना ये ऐसी तोप होती थी जिसको ऊंट पर रखकर चलाया जाता था। ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली, चलाई जाने वाली तोप। क्लियर बच्चों? तो मैंने आपके सामने कुछ अजीब तोपों की बात की है, नरे नाल, गज नाल, शूटर नाल, शब्दों से